हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आज मैं आधुनिक काल पर बातचीत करूंगा। इसके पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि आपका सुरक्षित होना और स्वस्थ होना इस विषम परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाया था, लेकिन पिछले 8-10 वीडियो से जितना भी आप लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है उससे काफ़ी मैं प्रोत्साहित हूँ और अपने काम को बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से बस एक ही मेरा निवेदन है कि आप कमेंट्स कर कर ये बताइए कि जो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ, वो आप तक सही संप्रेषित हो रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आप लोगों से मेरा लगाव बढ़ता जा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कई लोगों के बहुत ही सकारात्मक कमेंट्स आते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। समय मिलेगा तो उन प्रश्नों का मैं उत्तर भी दूंगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोग सावधानी के साथ सुरक्षित रहकर पढ़ाई कीजिए। तो धीरे धीरे हम और नए विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। खासतौर से मैं अपने बीए और एमए के बच्चों को भी कहूँगा कि वो सुरक्षित रहकर और अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें। तो चलिए हम आधुनिक काल पर बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पर बातचीत कर लिया था। आज आधुनिक काल पर बातचीत करूँगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। इसका जो समय है संवत 1900 से 1984 के बीच में वो मानते हैं। अगर इसको ईस्वी में बदला जाए तो 1843 ईस्वी से कई इतिहासों में अब तक माना जाता है। तो अभी तक इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अगर इसमें से 57 घटा देंगे तो आपका 1927 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा था। तो पहली बार आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो काव्य के स्थान पर गद्य का प्रयोग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा नया टॉपिक होगा, काफ़ी रुचिकर होगा कि आखिरकार इसको गद्य काल क्यों कहा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से इसका नाम आधुनिक काल रखा गया है और इसका प्रवृत्ति के हिसाब से। ठीक, अब आधुनिक काल, अभी तक हम आदिकाल पढ़ते आ रहे थे, वीरगाथा काल कहते हैं उसको, भक्ति काल, रीति काल, ये सब प्रवृत्ति के आधार पर थे। आधुनिक काल कई मायनों में इनसे अलग है। खास तौर से आधुनिक काल इसलिए अलग है क्योंकि अब यहाँ पर क्या था, ईश्वर के जगह अब केंद्र में क्या आ गया था, मनुष्य। ठीक है, आस्था की जगह आ गया था तर्क और विज्ञान, ये सब इसके अंतर्गत आ गए थे। तो इसे आधुनिक कहा जाने लगा और तकनीकी तौर पर धीरे धीरे विकास भी होने लगा था। तो इस काल को एक नए संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया। ठीक है, लेकिन साहित्य की दृष्टिकोण से इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा, क्योंकि इस समय गद्य बहुत ही तेज़ी से विकसित हुआ और उसमें अनेक विधाएं धीरे धीरे विकसित हुई जिनका हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले जो गद्य की पृष्ठभूमि है उस पर बातचीत करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खास तौर से देखा जाए तो आधुनिक काल जो है, जिसको उन्होंने मुख्य रूप से गद्य काल कहा, इसको दो भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक जो खंड है उसको उन्होंने गद्य खंड कहा और दूसरा जो खंड है उसको काव्य खंड कहा। ठीक, तो आज हम गद्य खंड पर बातचीत करेंगे। गद्य खंड को भी उन्होंने दो भागों में बांटा। पहला भाग जो है वो आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। गद्य की अवस्था मतलब कि आधुनिक काल के पहले जो गद्य लिखा जा रहा था उसकी क्या स्थिति थी, उस पर बातचीत करना है। ठीक है, इसको उन्होंने कुल 2 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1
के अंतर्गत उन्होंने सामान्य परिचय, जैसा कि इनका इसी तरीके से इन्होंने प्रतिमान बनाया था, उसी के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया है। सामान्य परिचय के अंतर्गत इन्होंने गद्य का विकास, हेडिंग दिया। प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव, ये 2 प्रकरणों में बांटा गया है, जो कि गद्य खंड का पहला हिस्सा है। ठीक है, अब गद्य खंड का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, उसको लिख लेते हैं। इसमें है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। दूसरा जो है आधुनिक गद्य साहित्य के परंपरा का प्रवर्तन, जिसको इन्होंने कुल 5 प्रकरणों में बांटा है, जिस पर हम विस्तार से अभी बातचीत करेंगे। हम आधुनिक काल के पूर्व जो गद्य की स्थिति रही है, उसकी अवस्था रही है, उस पर बातचीत करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उसको आप नोट्स भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब आधुनिक काल लिखना शुरू किया तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई, तो उसका प्रभाव इस समय भी है कि जो उसे पढ़ता है और पढ़ाता है उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि जो आधुनिक काल है उसके आरंभिक प्रकरणों को लिखने में जो उनको दिक्कत हो रही थी, उसमें एक व्यक्ति ने उनका सहयोग किया था, उनका नाम था केदारनाथ पाठक। वही काम आए उनके, और उन्होंने उनको थैंक्स भी नहीं कहा, धन्यवाद भी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने भूमिका में लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे दोबारा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उन्होंने लिखा है कि उनको अब तक न मैं धन्यवाद दिया हूँ, क्योंकि वे धन्यवाद को बदमाशी मानते थे। ये उस समय की मैं बात बता रहा हूँ जब उन्होंने भूमिका में लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी काफ़ी दिक्कत हुई थी आधुनिक काल लिखते समय, क्योंकि एक तरफ गद्य खंड है, दूसरे तरफ काव्य खंड है। अभी मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूं, एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है। ठीक है, ये कई बार आपको इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे रहते हैं वो काफ़ी अपने को ओवर कॉन्फिडेंस और काफ़ी ज्ञानी मानते हैं। तो कई बार अभी बच्चे या फिर जो भी इंटरव्यू देने वाला है वो बैठ ही रहा है कि अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार की मैं घटना बता रहा हूँ कि एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक का इंटरव्यू देने गया था। तो उसमें मैं अभी कुर्सी पर बैठ ही रहा हूँ, तभी एक बोर्ड का सदस्य हमसे पूछा कि काकोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। न उन्होंने मेरा कोई परिचय लिया, नहीं कुछ, अभी मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया हूँ, तब तक उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो मैं अभी बता रहा था, तब तक बीच में एक और बोर्ड का मैं जो सदस्य था वो मुझसे और इधर उधर का सवाल पूछना शुरू किया। मेरे ऊपर अनावश्यक गुस्सा भी करने लगा, और यही 2 सवाल पूछे गए, और एक सदस्य ने कहा कि और किसी को कुछ पूछना है, तो सारे लोगों ने कहा कि नहीं, और मेरा इंटरव्यू मात्र 1 मिनट में ख़त्म हो गया। तो कई बार इंटरव्यू में जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके प्रश्नों को भी बड़ा ही संभल कर और सोच कर उसका उत्तर देना पड़ता है। तो कई बार गद्य और पद्य में अंतर पूछ लिया जाता है। मेरा बताने का मतलब यही था कि कई बार पूछ सकते हैं कि गद्य में क्या क्या होता है और पद्य क्या होता है। गद्य में पहला जो होता है ये विचार प्रधान होता है, ठीक है, और जो पद्य होता है ये भाव प्रधान होता है। मुख्य अंतर यही है कि ये विचार प्रधान होता है और ये भाव प्रधान। दूसरा, ये छंद मुक्त होता है, और ये छंद मुक्त और युक्त दोनों होता है। खासतौर से पहले कविताएं जो लिखी जाती थी वो छंद पर आधारित रहती थी। बाद में घनानंद से इसकी शुरुआत हुई और निराला इत्यादि ने छंद मुक्त कविताएं लिखना शुरू कर दिया। फिर नई कविता आई तो धीरे धीरे ये सब बंधन टूट गया, ठीक है। लेकिन एक विशेषता के अंतर्गत आता है कि ये छंद युक्त होती है। पद्य जो होता है इसमें संगीतात्मकता रहती है और लयात्मकता। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। गद्य जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध, ये सब क्या है, गद्य के अंतर्गत है।
और पद्य के अंतर्गत कविता, लंबी कविता, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि मेरा पूरा यह पढ़ाने का उद्देश्य ये रहता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ें, ताकि किसी भी तरीके से आपको कहीं भी सवाल पूछा जाए तो उसे आप बता सकें, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, अब ये बताने जा रहा हूँ कि जो आधुनिक काल के पूर्व की गद्य की स्थिति थी उसके बारे में, ठीक है। पूर्व की, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की स्थिति, अब क्या स्थिति थी, जो उसकी अवस्था थी उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्य रूप से दो धाराओं के बारे में बातचीत किया है, एक ब्रज भाषा का और दूसरा खड़ी बोली का, ठीक है। और वैसे बाद में रामचंद्र तिवारी ने हिंदी गद्य का इतिहास लिखा, तो एक और धारा की बात उन्होंने किया है राजस्थानी का, तो वो अलग है। ख़ास तौर से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने दो ही पर ज़्यादा विचार किया है, पहला ब्रज भाषा और दूसरा खड़ी बोली का। अब ब्रज भाषा में गद्य लिखे जा रहे थे, जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जितने भी साहित्य लिखे जा रहे थे वो सब पद्य में लिखे जा रहे थे, लेकिन कुछ कुछ रचनाकार थे जो कि गद्य में भी चीज़ों को लिख रहे थे। ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल से ही लिखना शुरू कर दिए, उसकी भी एक परंपरा रही है, ठीक है। तो उसकी परंपरा में क्या रहा है, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखपंथी जो रचनाकार थे उनकी भाषा स्वरूप पर बातचीत किया है, ठीक। तो जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, मैं बस संकेत कर दे रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के जो लेखक थे, गद्य लेखक, उन पर बातचीत किया है। खासतौर से विट्ठलनाथ जिन्होंने श्रृंगार रस मंडन नाम से एक रचना लिखी थी, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र गोकुलनाथ, इनके पुत्र का नाम था गोकुलनाथ और विट्ठलनाथ के पिताजी का नाम था वल्लभाचार्य। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि साहित्य सेवा करने के लिए 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वल्लभाचार्य का नाम आप लोगों ने जब भक्तिकाल पढ़ा होगा तो इनका नाम आया होगा। फिर इसके बाद विट्ठलनाथ जिनकी रचना का नाम मैंने बताया था, जो गद्य लिखा था वो श्रृंगार रस मंडन। और इसके बाद गोकुलनाथ जो कि 2 इनकी रचनाएं बहुत मशहूर हैं। एक है 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, और एक है 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। ये सब ब्रज भाषा के गद्य में लिखी गई हैं। इसमें खास तौर से जो 252 है और 84 है, ये कवियों का जीवन परिचय इसमें दिया गया है। और जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं इस पर भी अभी रिसर्च की बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको टॉपिक नहीं मिल रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 3 पीढ़ी के लोग लगातार साहित्य में सेवा कर रहे थे। वर्तमान समय में अगर कोई किसी भी परिवार का व्यक्ति अगर हिंदी साहित्य में एक बार पढ़ लेता है तो फिर दोबारा उसको बहुत कम लोग होंगे जो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट एकदम उल्टा है, क्योंकि वल्लभाचार्य थे, विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ दोनों लोग थे, ठीक है। तो ये ब्रज भाषा का जो गद्य है उसके बारे में बातचीत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक व्यक्ति और आता है इसमें, नाभादास, जिन्होंने अष्टयाम नाम से एक रचना की जिसमें राम के दैनिक जीवन के बारे में बात हुआ, इसमें दैनिक जीवन के बारे में। तो ये मोटे तौर पे जो ब्रज भाषा का गद्य था उसकी एक जो अवस्था है उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, ठीक है।
इसके बाद हम बातचीत करेंगे जो खड़ी बोली है। अब खड़ी बोली के बारे में आपको मालूम होगा कि इसकी जो शुरुआत है वो अमीर खुसरो से दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली अगर खड़ी बोली का हम क्षेत्र देखें तो अगर भारत का मैप आपके दिमाग में थोड़ा सा भी होगा तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली के आसपास का एरिया है या मेरठ का इलाका है उस साइड में ज़्यादातर ये खड़ी बोली का एरिया रहा है। ठीक है, यहाँ तो इसका विकास अगर देखा जाए धीरे धीरे तो अमीर खुसरो से शुरू होता है और राम प्रसाद निरंजनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी के जो ग्रंथ हैं भाषा योग वासिष्ठ उसका जिक्र किया है। और उनका कहना है कि राम प्रसाद निरंजनी जो थे वो हिंदी गद्य के प्रथम प्रौढ़ लेखक थे और उनकी जो रचना थी प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना थी। ठीक है, तो ये इसका एक विकास क्रम था। लेकिन और बातचीत कर इस पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी और धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। एक उनका एक कथन है कि जो खड़ी बोली है वो कभी अलग रहती थी, कभी ब्रज भाषा के साथ चलने लगती थी। इस तरीके से वो शिष्ट व्यवहार, मतलब जो शिक्षित लोग धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उनके व्यवहार में आते हुए ये गद्य के मैदान में दौड़ पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका धीरे धीरे विकास होता गया। फिर 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें एक टीचर्स थे जो उनको प्रिंसिपल भी कहा जाता है, गिलक्रिस्ट। ठीक, गिलक्रिस्ट। इसी तरीके से एक क्रिकेट में खिलाड़ी था एडम गिलक्रिस्ट, लेकिन ये गिलक्रिस्ट दूसरे थे जिन्होंने कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और उसमें इन्होंने 4 लेखकों को शामिल किया। आपने पढ़ा भी होगा, इंसाअल्लाह खां, ठीक, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। ये 4 लेखक कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई और इसके जो संस्थापक कौन थे, इसमें कौन कौन से लेखक शामिल किए गए थे, ये सवाल पूछ लिया जाता है बार बार। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी नाम से लिखा था, जिसका नाम दूसरा नाम है उदयभान चरित। ठीक है, इसी तरीके से लल्लू लाल ने लिखा प्रेम सागर, सदा सुखलाल ने सुख सागर और सदल मिश्र ने नासिक के तोपाख्यान नाम से एक रचना की। तो इन्होंने किया। और एक सवाल और आता है कि 2 लोग इसके अंदर काम करते थे और 2 लोग बाहर से काम करते थे। तो इसको भी क्लियर करके जाना है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके अंदर परमानेंट तौर से कौन काम कर रहा था और बाहर से कौन काम कर रहा था खास। और फिर एक सवाल पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके किसी को कहा है कि जो इंसाअल्लाह खां है इनकी भाषा को बहुत ही चुटीली और मुहावरेदार कहा है और लल्लू लाल की भाषा में जो है वो ब्रज भाषा का थोड़ा सा प्रभाव है। और सदल मिश्र जो कि बिहार में आरा के रहने वाले थे तो इनके भाषा में जो है पूर्वीपन का था प्रभाव। और सदा सुखलाल के भाषा जो थी ये शिष्ट भाषा थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाता है विकल्प में, लंबा लंबा विकल्प देकर कि किसका कथन सही है, किसके बारे में गलत है। ठीक है, इसी क्रम में जो खड़ी बोली का धीरे धीरे विकास हो रहा था और जो हिंदी के रूप में धीरे धीरे विकसित होने की तरफ बढ़ रही थी, दूसरा जो पॉइंट्स है वो है ईसाई मिशनरियों ने ध्यान देने वाली बात है
कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ईसाई लिखने के लिए भी बोल देता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ईसाई कैसे लिखा जाता है। इसमें दोनों में बड़ी ई की मात्रा रहती है। कई बार लोगों को लगता है कि दोनों में तो नहीं हो सकता है, किसी एक में होगा, किसी एक में नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई भी शब्द है उसको सही लिखना काफ़ी हिंदी में ज़रूरी होता है। प्रथम ज़रूरत होती है कि शुद्ध लिखना चाहिए, ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों की का जो योगदान है, उन्होंने द्वारा प्रचार, धर्म का प्रचार किया। इसमें एक थे विलियम केरे। विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया और उसको फ्री में बंटवाने का प्रयास किया। बाइबिल का हिंदी में अनुवाद करके और फ्री में बांटने का काम किया, जिससे कि उनके धर्म का भी लोगों तक प्रचार हो और हिंदी भाषा खड़ी बोली का भी विकास हो। फिर इसके बाद उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकों का भी प्रकाशन करवाया और स्कूल कॉलेज में के लिए भी पुस्तकों को लिखा। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि हिंदी के विकास में ईसाई मिशनरियों का भी बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी ये सब चल ही रहा था कि अंग्रेज़ों ने, क्योंकि आप देखेंगे उस समय 3 तरीके के जो समुदाय थे भारत में। एक अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मुस्लिम थे और तीसरी तरफ हिंदू थे, ठीक है। तो अंग्रेज जो कि हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और जो मुस्लिम थे उनसे अंग्रेज़ों ने शासन लिया था, और जो हिंदू थे, ये तो पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया कि अपने पौरुष से हस्ताक्षर निराश होकर ये भक्ति के शरण में चले गए थे। और कुछ बाद में जो रीतिकाल आया तो उस समय जितने भी राजा थे ये सब अपना विलासिता में व्यस्त थे। फिर अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू किया तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को लागू करने का प्रयास किया। तो सन 1835 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक शिक्षा नीति बनाना शुरू किया। जैसे वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति है, वैसे ही अंग्रेज़ों ने भी जो शिक्षा नीति थी उस समय की, उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास किया कि अब जो शिक्षा की भाषा होनी चाहिए वो अंग्रेज़ी होनी चाहिए, जिसको लॉर्ड मैकाले आज वर्तमान समय में भी कहा जाता है कि मैकाले की नीति थी अंग्रेज़ी शिक्षा के लिए। तो ये लागू करने का प्रयास किया जा रहा था नीति के माध्यम से। उस समय ये बहुत ऑप्शन नहीं था कि अंग्रेजी पढ़ें। लोगों के दिमाग में इतना शिक्षित भी नहीं थे उस समय के लोग कि कोई विरोध करे या कुछ करे। तो लोगों के सामने 2 ही 3 ऑप्शन थे, या तो अंग्रेजी पढ़े, या तो संस्कृत पढ़े, या उर्दू पढ़े, ठीक है, अरबी फारसी उर्दू पढ़े। तो ये लोगों के सामने विकल्प आया। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के आधार पर अंग्रेजी की पढ़ाई धीरे धीरे शुरू होने लगी। किताबें तो पहले से छप रही थी। फिर इसके बाद सामने दूसरी समस्या आई कि अदालत की जो भाषा थी वो उर्दू फारसी में थी, अरबी फारसी मिश्रित, तो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। और कंडीशन ये थी, जैसे वर्तमान समय में अगर कोई अंग्रेजी पढ़ा है तो उसे नौकरी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उस ज़माने में भी जो उर्दू पढ़ता था उसको नौकरी मिलती थी, और जो हिंदी पढ़ता था, जो अंग्रेजी पढ़ता था उसको नौकरी मिलती थी। तो इसका धीरे धीरे यहाँ के जो भारतीय लोग थे, धीरे धीरे उनको इस चीज़ का आभास होने लगा कि उनको तो नौकरी से ही धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है, ये तो उनके साथ षड्यंत्र टाइप का है। तो बीच में कुछ लोग आए जिस काम पर भी मैं जिक्र करूँगा। तो ये उनके समर्थन में आए, हिंदी के समर्थन में। तो 2 पक्ष यहाँ पर हो गए। तब सामने क्या हो गया, हिंदी उर्दू विवाद शुरू हो गया, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था कि हिंदी उर्दू विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग हिंदी के समर्थन में थे, हिंदी समर्थक थे, और कुछ लोग विरोधी थे। हिंदी समर्थकों में 2 राजाओं का नाम बहुत फेमस है, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद, ध्यान देने वाली बात है कि जल्दी जल्दी में बच्चे शिव प्रसाद सिंह लिख देते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इनका सितारे हिंद नाम था, ठीक है। दूसरे थे राजा लक्ष्मण। फिर इसके बाद
आए नवीन चंद्र राय, फिर हरिश्चंद्र, और धीरे धीरे इसके समर्थन में, ठीक है। विरोध में थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ये कहा जाता था कि सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज़ों से नज़दीकी थी और अंग्रेज़ उनका काफ़ी सम्मान भी करते थे, उनकी बातों को मानते थे। तो उन्होंने अंदर ही अंदर हिंदी का विरोध करना शुरू किया और उर्दू के पक्षपाती थे वो, ठीक है। तो ये थे। और सबसे बड़ी बात ये है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा ही हम गर्व से याद करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा है गारसा दत्तासी ने, उसने हिंदी का विरोध किया और हिंदी को भद्दी भाषा भी कहा, गंवारू भाषा कहा, इस तरीके से काफ़ी अपमानित किया। और गारसा दत्तासी जो एक उर्दू के टीचर्स भी थे, उन्होंने जब अपना इतिहास लिखा, इस्तवार दलाल तरंदुई हिंदुस्तानी, काफ़ी कठिन है, इसको भी कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि बताइए, और पता चला कि हम तो ऑब्जेक्टिव तैयार करके गए थे और विकल्प में टिक लगाने के लिए गए थे, लेकिन सामने बोलने में कई बार लोग लड़खड़ा जाते हैं और लिखने की तो बात ही दूर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। गारसा दत्तासी जब इतिहास लिखा तो 773 या 873 जो है कवियों को उन्होंने कलेक्शन किया, जिसमें मात्र 73 जो हैं वो हिंदी के कवि हैं और बाकी सब उर्दू के हैं। तो उन्होंने ऐसे हिंदी उर्दू विवाद को काफ़ी हवा दी और उसको गंभीर बना दिया। अंत में जाकर जो परिणाम हुआ 1947 में, वो आप सब लोगों के सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हिंदी उर्दू विवाद है, इस पर एक अलग से भी क्लास लिया जा सकता है विस्तृत रूप में, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे गद्य का विकास, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा इस चीज़ का भी बातचीत किया है। तो हिंदी उर्दू विवाद यहाँ पर हो गया। इसी समय ये सब मैं बता रहा हूँ, जो प्रथम चरण है, प्रथम प्रकरण 1 सामान्य परिचय, गद्य का विकास। प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव। अब गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। ख़ास तौर से हिंदी उर्दू विवाद तो चल ही रहा था, इसके बाद यहाँ के लोग राजा सितारे हिंद लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण, श्रद्धाराम फिलौरी, नवीन चंद्र राय, ये लोगों ने काफ़ी हिंदी का समर्थन किया और पत्रिकाएँ निकालना शुरू कर दिए और रचनाएं भी करना शुरू कर दिए। खासतौर से आपने श्रद्धाराम फिलौरी का जो भाग्यवती है, या फिर ओम जय जगदीश हरे नाम का उन्होंने एक लिखा है, जो कि वर्तमान समय में भी बचता है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब लिखना शुरू किए, धीरे धीरे गद्य साहित्य की तरफ जो खड़ी बोली थी हिंदी, वो मुड़ गई। तो बीच में कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही थी, जिसमें कि 1826 ईस्वी में इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उदंत मार्तंड नाम से एक पत्र निकला, जो साप्ताहिक पत्र था और कहा जाता कि हिंदी का ये पहला पत्र है और कलकत्ता से निकला था, ठीक है। तो ये उदंत और मार्तंड माने क्या होता है? सूर्य। मतलब इसका अर्थ हुआ कि उगता हुआ सूर्य, मतलब हिंदी भाषा के क्षेत्र में एक नया सवेरा है। कोई ये इसका नाम डूबंत मार्तंड नहीं रखा गया, डूबंत रहता तो फिर इसका अर्थ उल्टा हो जाता, ठीक है। तो उदंत रखा गया कि नया सवेरा हो रहा है हिंदी के क्षेत्र में। तो और फिर बाद में भी कई पत्रिकाएं धीरे धीरे छपना शुरू कर दी, ठीक है। तो गद्य साहित्य का आविर्भाव होने लगा। इसी बीच भारतेंदु, जिनके नाम पर बाद में अलग जो अन्य इतिहासकार थे, उन्होंने इस युग का नाम ही भारतेंदु युग रख दिया था, उनका यहाँ पर आगमन होता है। तो भारतेंदु जब आए तो उन्होंने गद्य के क्षेत्र में एक नया मोड़ लाया
जिस पर कि हम करेंगे कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इस पर बातचीत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका 5 प्रकरणों में अध्ययन किया है। प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय के साथ ही गद्य का प्रवर्तन, वो किया है। इसमें उन्होंने भारतेंदु और भारतेंदु युगीन जो भारतेंदु मंडल था उसके बारे में बातचीत किया है। उन्होंने भारतेंदु के बारे में लिखते हुए कहा है कि हिंदी साहित्य जब भारतेंदु का आगमन हुआ हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में, तो उस समय जो हिंदी साहित्य था वो अपने पुराने रास्ते पर ही चल रहा था और भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था वो इनके आने से वो विच्छेद कम हो गया और साहित्य नए विषयों पर लिखा जाने लगा। तो भारतेंदु युग और उनके जो मंडल हैं उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में और जो हिंदी साहित्य है उसके विषय वस्तु में काफ़ी उन्होंने नए नए विषयों को उठाया। उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थितियां थीं वो और राष्ट्रीय स्तर की जो दिक्कतें थीं उस पर उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, निबंध लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे। इन विधाओं का धीरे धीरे उन्होंने अपने लेखन में प्रयोग करना शुरू किया। भारतेंदु युग और उनके मंडलों की खास विशेषता ये थी कि वे निबंधकार या गद्य लेखक तो थे ही, साथ में पत्रकार भी थे। जितने भी, अगर उनके मंडल की बात किया जाए, भारतेंदु ने खुद 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, ठीक है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। तो इन भारतेंदु खुद निबंधकार भी थे और संपादक भी थे, पत्रकार भी थे। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठीक, और जगमोहन सिंह, ऐसे करके। तो खास तौर से ये इसमें अंबिका दत्त व्यास का भी नाम है और राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, ये सारे जितने लोग थे ये भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते थे और ये लगातार निबंध लेखन और पत्र पत्रिकाओं का संपादन जारी रखा इन्होंने। खासतौर से बालकृष्ण भट्ट जो हिंदी प्रदीप नाम से एक पत्रिका निकालते थे, उन्होंने एक निबंध लिखा था जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसी को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा कि जो साहित्य है वो किसी भी देश के जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो कहीं न कहीं एक सोचने का जो नज़रिया है उन्होंने बालकृष्ण भट्ट से भी लिया। इनके निबंध काफ़ी मशहूर हैं, प्रताप नारायण के निबंध भी मशहूर हैं और भारतेंदु तो नाटक के क्षेत्र में काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो इस युग के जो लेखक थे, जो दूसरा चरण है प्रकरण, इसमें इसका भी टाइटल वही है, लेकिन इसमें जो लेखकों का जो दायरा है, उनके जो निबंध शैली है वो खास तौर से हास्य व्यंग, ठीक है, और छोटे छोटे, कोई नाक पे लिख रहा है, कोई दांत पे लिख रहा है, कोई भौहें पे लिख रहा है, कोई कान पे। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु युग के जो रचनाकार थे वो बहुत ही सजीव और जिंदा दिली थे। उनके अंदर मतलब किसी भी तरीके का कुछ रौब नहीं था, वो अपने जीते थे और इसी चीज़ को लिखते भी थे। तो इस तरीके के ये रचनाकार थे। प्रकरण 3 के अंतर्गत क्या है कि उसमें हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रसार हुआ है वो नाटक के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, छोटी कहानियों के क्षेत्र में
ये धीरे धीरे होने लगा। तो ये है गद्य साहित्य का प्रसार। और प्रकरण 4 है गद्य साहित्य का निर्माण। गद्य साहित्य का प्रसार के अंतर्गत रचनाएं तो हो रही थी, रचनाओं के साथ साथ हिंदी भाषा और नागरी लिपि को लेकर आंदोलन भी चल रहे थे। एक व्यक्ति थे अयोध्या प्रसाद खत्री, उन्होंने खड़ी बोली पद्य में करके एक रचना लिखी हुई थी उसको, और जहाँ भी वो जाते थे बोलते थे जय नागरी। जैसे वर्तमान समय में कोई किसी से मिलता है तो राम राम या जय श्री राम भी कई बार बोल देता है, उसी तरीके से वो किसी से मिलते थे। इतना उनके अंदर जुनून था नागरी लिपि को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर, उन्होंने ये नारा ही लगाना शुरू कर दिया था। इसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र ने भी हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का नारा दिया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था कि 1873 ईस्वी में कि हिंदी नए चाल में ढली। ये सब सवाल कई बार आते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये प्रसार हुआ। और सबसे बड़ा हुआ कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। उसके अंतर्गत जितने भी ग्रंथ थे उनका संपादन शुरू हो गया, कोष्ठ निर्माण बनाना शुरू हो गए, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, फिर रिसर्च शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका भी योगदान रहा है। और कई और संस्थाएं थीं जिनका हुआ। तो ये तो प्रसार के अंतर्गत आ गया। फिर धीरे धीरे गद्य विधाओं का विकास होने लगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आधुनिक काल में नाटक के संदर्भ में कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि जो हिंदी गद्य की शुरुआत हुई है वो नाटक के क्षेत्र में हुई है। और जो भारतेंदु थे और उनका मंडल, ये लोग नाटक लिखते थे और नाटक में अभिनय भी करते थे, और बड़ी प्रसन्नचित्त स्थिति में। अंधेर नगरी आपने पढ़ा होगा, और भी कई रचनाएं पढ़ी होंगी। और इतिहास में आप पढ़ेंगे कि कई जो लेखक थे वो स्त्री का, क्योंकि उस समय स्त्रियां नाटक में भाग नहीं लेती थीं, तो पुरुष ही स्त्री का रोल करता था। और कई लोगों ने तो अपने घर ये अनुमति लिया कि स्त्री का रोल करना है तो मूँछों को मुड़वाना पड़ेगा, तो क्या किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का जिक्र आता है। तो ये केवल उनके हिंदी प्रेम और गद्य के प्रति जो प्रेम है वही दर्शाता है, और जो उनके अंतर सृजनात्मकता है उसको भी दर्शाता है। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद जो चौथा प्रकरण है उसमें गद्य का निर्माण। ये इसमें एक व्यक्ति और आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अब तक कि जो अव्यवस्थित और व्याकरणिक रूप से अशुद्धियाँ थीं हिंदी गद्य में, उसको काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया। इसलिए इस महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदी गद्य के निर्माण में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। और पूरा जब कोई भी रचना भेजता था तो इसको बहुत ही पढ़कर और सटीक उसका व्याकरणिक रूप से वाक्य विन्यास ठीक करके तभी वो छापते थे। तो इनके प्रमुख शिष्यों में मैथिली शरण गुप्त, और इनका ये मानना था कि अब साहित्य में बहुत इधर उधर की रचनाएं हो गई, अब छोटी छोटी चीज़ों पर भी रचना होनी चाहिए, हाथी से लेकर चींटी तक। इनका एक है कि पर्वत से लेकर नदियों तक, इस तरीके से सारी चीज़ों पर होनी चाहिए कविता। और उपेक्षित महिलाओं को लेकर उन्होंने गुप्त जी को आदेश दिया, और उन्होंने साकेत, यशोधरा, इस तरीके की रचनाएं लिखना शुरू कर दिए। तो जब द्विवेदी कभी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकरण 5 के अंतर्गत है कि जो गद्य की वर्तमान स्थिति। अब ये वर्तमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के दौर के ही वर्तमान की बात है कि क्या हुआ। तो बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही थीं और धीरे धीरे विधाएं अलग अलग आना शुरू हो गई। शुरुआत में तो नाटक था, उपन्यास था, कहानी। ठीक है, बीच में प्रेमचंद आ गए तो फिर छोटी छोटी कहानियाँ लिखना शुरू किए और उनका विषय वस्तु भी चेंज हुआ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें एक नाम आता है देवकी नंदन खत्री। उनका भी हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके उपन्यास को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखना शुरू कर दिए थे। तो ये भी परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस उपन्यासकार या फिर साहित्यकार की रचना को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो उसका उत्तर है देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता नाम से उपन्यास लिखा और चंद्रकांता संतति
इसी तरीके से उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है वो उसकी एक लंबी परंपरा रही है, जिसका अध्ययन रामचंद्र शुक्ल ने दो वर्ग में बांटकर अध्ययन किया। एक आधुनिक काल के पूर्व की स्थिति और दूसरा आधुनिक काल की जो साहित्यिक गद्य की परंपरा रही है उसके अंतर्गत। तो इस तरीके से उन्होंने पहले को 2 प्रकरणों में बांटा और दूसरे को 5 प्रकरणों में बांटकर इसका अध्ययन किया। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो इन बातों को ध्यान में रख कर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि